देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो 9 सवाल पूछे हैं, वो 9 सवाल देश की अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने से लेकर, महंगाई बेरोजगारी के बढ़ने से लेकर, किसानों के हालात और कृषि के हालात खराब से खराब होने के ऊपर, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार जिसमें पीएम केयर जैसे फंड तक शामिल हैं और जिनका कोई ऑडिट नहीं होता, उससे लेकर, और चीन जो हमारे देश पर चढ़ आया है, जिसने हमारी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और जिन जगहों पर पहले हम गश्त लगाते थे वहाँ से हमें हटाकर उस जगह को बफर जोन घोषित कर दिया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, उसके अलावा जो देश में नफ़रतें फैल रही हैं, जिसके कारण राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और जिससे लोगों के बीच में नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो कोशिश की थी, उसके बारे में भी एक सवाल बनता है कि सांप्रदायिक सद्भाव की कमी, पारिवारिक और सामाजिक नफ़रतों में वृद्धि, ये सब केवल चुनावी कारणों से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर भी अपनी चुप्पी तोड़ें। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय के अवसर हैं, जैसे महिलाओं के लिए और बाकी जो गरीब तबका है जिसको मनरेगा मिलता था, मनरेगा पे काम करते थे, जिसका बजट कम कर दिया गया है, उसके ऊपर, उसके अलावा जो अल्पसंख्यक हैं उनको दी जाने वाली छात्रवृत्तियां ख़त्म करके, उनके अवसर ख़त्म करके, जबकि उनके अंदर शिक्षा, देश की जो औसत शिक्षित जनसंख्या है उससे भी कम एवरेज होने के बावजूद उनके अवसर ख़त्म करना, और उसके अलावा जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिसमें संसद भी शामिल है, जहां बिना चर्चा किए विधेयक और कानून लाए जा रहे हैं, जिसमें सीबीआई, ईडी और बाकी संस्थान शामिल हैं, सेनाएं शामिल हैं, जहां पर वरिष्ठता के क्रम को तोड़ दिया जाता है। ईडी और सीबीआई केवल विपक्ष के लोगों पर ही जांच और कार्यवाही करती है और जिसमें से भी वो सारे केसेस झूठे निकलते हैं केवल प्रताड़ना देने के लिए। प्रोसेस पनिशमेंट, इसको लेकर जो संस्थाओं की हालत है, इस पे भी हमारा मोदी जी से सवाल है। और जन कल्याण की जो योजनाएं, जो आदिवासियों के लिए, जो दूसरे दलितों के लिए, ओबीसी के लिए जो आरक्षण थे, जैसे पीएसयूज और पीएसयू का निजीकरण करने से इससे बहुत सारा नुकसान हमारे निचले जो ऐसे तबके को भी हुआ है जो समाज में बराबरी के दर्जे पर नहीं थे। इन सभी मुद्दों को लेकर और कोविड के मिसमैनेजमेंट में जो लोग जिनकी मौत हुई उनको मुआवजा ना देना, उनको बेसहारा छोड़ देना, इन सब मुद्दों को लेकर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछे हैं, जो केवल अपने मन की बात करने के लिए सामने आते हैं और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो मिस्टर इंडिया हो जाते हैं या मौनी बाबा हो जाते हैं। तो ये हमारे सवाल हैं और ये जनता तक हम पहुंचने की आपके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो भी सोशल मीडिया के जितने माध्यम हैं उनके ज़रिए भी हम लोगों तक इन 9 साल, नाकाम 9 सालों के ये इनकी असफलताओं को लेकर जा रहे हैं। जो है वो हमेशा अपने घुसे हुए पाकिस्तान से उनके संबंध है, उनके ऊपर देशद्रोह का गुना जो है वो भी दर्ज नहीं हुआ है। आपने अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के बारे में अभी भी नहीं सुना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि एक वॉशिंग मशीन है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं या आप कितने भी बड़े अपराधी हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संस्थानों से जुड़े होते हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है। तो इसीलिए जो आपकी आवाज़ यहाँ इस कमरे के अंदर निकल रही है वही आवाज़ आगे तक बढ़े, यही हमारी पार्टी का और लोकतंत्र जागरूक हो, ये हमारा उद्देश्य है। कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव जारी होंगे। महाराष्ट्र में आप जो है वो शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ हो, महाविकास आघाड़ी है। इसके बाद लोकसभा के चुनाव जब आएंगे तब सीट शेयरिंग के बारे में कांग्रेस की भूमिका महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके साथ भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ सहयोग करती है उनकी पार्टियों को अजगर की तरह लील जाती है, जबकि हम
जो जहाँ पर है उसका महत्व बनाकर रखते हैं, तो लोकतांत्रिक हैं और सबसे चर्चा करके ही इस पर निर्णय होगा। लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने दावा किया है कि अगले साल 400 के ऊपर से सीट लाएंगे। एक बाजू में वन साइड भाजपा बोल रही है कि हम लोग 400 लाएंगे, पर दूसरे बाजू में जो सारा अपोजिशन है वो एकत्र आ रहा है। इसका नतीजा भाजपा के अगले साल के चुनाव में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 200 से ऊपर सीटें ला रही थी, हिमाचल प्रदेश में सरकार बना रही थी, कर्नाटक में बहुमत से सरकार बना रही थी। तो ये सब चीज़ें अगर सच नहीं हुई हैं तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह जी को जुमलों को कॉन्फिडेंस से बोलने की आदत पड़ गई है और उनको लगता है इस हेकड़ीबाजी से वो लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन एक कहावत है, थोथा चना बाजे घड़ा, तो वही है। संसद भवन का आज नई बिल्डिंग का आज ओपनिंग है, हो चुकी मतलब 7 घंटे का पूरा प्रोग्राम था। रविशंकर प्रसाद जी ने ऐसा कहा था, सारे विरोधक जो है, जो सारे अपोजिशन पे राजकारण जो है, पॉलिटिक्स जो एक साइड पे रखिए, सारे एकत्र आइए और ये बिल्डिंग के ओपनिंग के लिए है। फिर भी पार्टी जो है उन्होंने मना कर दिया। इसके आपका एजेंडा क्या है? देखिए, चूंकि मैं सेना से आती हूँ तो मैं तो राष्ट्रपति हमारी सेना की सर्वोच्च कमांडर होती हैं। न केवल ये, उससे भी पहले जो हमारा लोकतंत्र है उसका सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही हैं। आपने कहीं देखा है कि कलेक्टर और तहसीलदार हो तो तहसीलदार उद्घाटन कर दे और कलेक्टर बैठा रह जाए? तो ये हुआ है, ये अलोकतांत्रिक है। किसी एक व्यक्ति की अलोकतांत्रिक महत्वाकांक्षा अगर इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रही है तो उस अपमान में हम शामिल नहीं होना चाहते।